नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। धामी सरकार का आज बजट दोपहर 12:30 बजे रखा जाएगा पटल पर। 9,000 करोड़ से अधिक हो सकता है बजट। महिला सशक्तिकरण को मिलेगी गति। घेरसेण में कांग्रेस का डमी सत्र पर प्रदेश अध्यक्ष ने कसा तंज। भट्ट ने कहा, कांग्रेस पार्टी का ना तो कभी मुख्यमंत्री बनेगा ना ही मंत्री, तो उन्हें नौटंकी करने की आदत है। बीजेपी ने कांग्रेस को फिर दिया झटका। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का हाथ थामा। अब्दुल मलिक की याचिका पर सुनवाई आज। गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्दुल मलिक ने सेशन कोर्ट में दायर की थी अग्रिम जमानत। पुलिस ने पहले ही दबोचा। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। 2,12,000 परीक्षार्थी परीक्षा में होंगे शामिल। 16 मार्च तक उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा चलेगी। उत्तराखंड में धामी सरकार का आज आम बजट पेश होगा। विधानसभा में दोपहर 12:30 बजे बजट को पटल पर रखा जाएगा। इस बार 9,000 करोड़ से अधिक का ये बजट रह सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 77,407.7 करोड़ का बजट विधानसभा ने पारित किया था। सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को इस बजट से नया विस्तार मिल सकता है। ढांचागत विकास को भी प्राथमिकता इस बजट में दी जा सकती है। युवाओं को रोजगार एवं महिला सशक्तिकरण को गति मिलेगी और शहरी विकास को भी संबल मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज उत्तराखंड का बजट जो है वो पारित होने वाला है। काफी उम्मीद इस बजट से उत्तराखंड की जनता को है। निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और आज तकरीबन 12:30 बजे जो है वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड जो इतिहास की बात करें, राज्य गठन से लेकर अभी तक जो बजट है वो 4 बजे पेश किया जाता है। 12:30 ये पेश किया जा रहा है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का साफ कहना है कि बजट ऐसा हो कि जिससे आम जनता को राहत मिले, क्योंकि विपक्ष कई उम्मीदें इससे लगाए बैठा है और विपक्ष का साफ तरीके से कहना है कि जनता भी इससे कई उम्मीदें लगा के बैठी है। तो जो सरकार का बजट है वो कहीं ना कहीं आम जनता के हित में होना चाहिए। वहीं आज की कार्रवाई की बात करें तो अभी जो विधानसभा सत्र है वो शुरू हो चुका है। प्रश्नकाल से ये सत्र शुरू हुआ है। सबसे पहले प्रश्नकाल की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद 12:30 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल बजट को करेंगे। इस बजट में खास बात यह है कि जो पिछले वित्त वर्ष की अगर बात कर ली जाए तो पिछले वित्त वर्ष में तकरीबन ये बजट था वो 77,000 करोड़ का था और इस वर्ष जो अनुमानित बजट अभी तक आशंका जताई जा रही है तो जो राज्य सरकार है वो तकरीबन राज्य के हित में 90,000 करोड़ के बजट को पेश कर सकती है। वहीं इस बजट में खास की बात करें तो इस बजट के तहत सरकार की प्राथमिकताएं हैं। रोजगार से युवाओं को जोड़ने की प्राथमिकता है, महिला सशक्तिकरण इसमें प्राथमिकता होगी और विकास की राह को देखते हुए ये बजट बना गया है, जिस तरीके से प्रेमचंद्र अग्रवाल वित्त मंत्री ने पहले कहा था। वहीं अभी तक जितने भी उत्तराखंड में पेश हुए थे शाम के 4 बजे हुए थे। हालांकि पिछले वर्ष की बात कर ली जाए तो घेरखेड़ में जब ये सत्र हुआ था तो धामी सरकार ने 2 बजे ये बजट पेश किया था और इसकी अब जो समयावधि है इसे फिर घटाकर इसे 12:30 बजे पेश किया जा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है तो ऐसे में उम्मीद मानी जा रही है, कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार के जो पिटारे से है उसमें लोक लुभावनी योजनाएं भी निकल सकती है। वहीं अगर विधेयकों की बात की जाए तो विधेयक में तकरीबन 4% जो आरक्षण किया जा रहा है उसको विधेयक यहाँ पर पारित किया जा सकता है। इसके साथ ही जो बाढ़ क्षेत्र है उसका परिसीमन होना है। जब बाढ़ आती है तो उसके क्षेत्रों को लेकर दिक्कतें आती हैं। कोई किसी दूसरे विधानसभा में कभी कोई दूसरे ब्लॉक में जगह पड़ जाती है तो इस वजह से जो बाढ़ क्षेत्र है उनका परिसीमन भी होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम तरीके के विधायक उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जा सकते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर यही है कि जो 12:30 बजे है उत्तराखंड का बजट पेश किया जाएगा।
मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इसे पेश कर रहे हैं। जी जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और आज 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन ने बजट को लेकर के कहा कि बजट से आम आदमी को लाभ हो, प्रदेश की स्थिति सुधरे और ऐसा बजट चाहते हैं जो प्रदेश के हित में हो। बजट से आम आदमी को राहत मिले, युवा को बेरोजगारी भत्ता मिले, एक आम महिला की रसोई सस्ती हो, स्वास्थ्य सुधरे, शिक्षा सुधरे, प्रदेश की सड़कें सुधरे, विद्युत व्यवस्था सुचारू रहे। हम चाहते हैं ऐसा बजट हो कि जो प्रदेश के हित में हो। रही है 2,12,000 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। 16 मार्च तक उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा चलेंगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। 16 मार्च तक उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं चलेंगी और वहीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के धारा 144 लागू रहेगी। बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रदेश में 1,228 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज परीक्षा के पहले दिन 12वीं की हिंदी और 10वीं की हिंदुस्तानी संगीत की परीक्षा होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक ही पारी में एग्जाम होंगे। बोर्ड की तरफ से नकल विहीन परीक्षा कराने के दावे किए जा रहे हैं और बोर्ड परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक अपने पास पर्स और मोबाइल नहीं रख सकेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन के लिए 13 मुख्य और 26 उप संकलन केंद्र बनाए गए हैं। हर दिन परीक्षा समाप्ति के बाद उत्तर पुस्तिकाएं जमा की जाएंगी। प्रदेश में 29 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। उत्तराखंड विद्यालय की शिक्षा परिषद बोर्ड की 2024 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। वहीं परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने कहा कि उनके मन में प्रश्न पत्र को लेकर थोड़ा डर और थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, लेकिन पूरी तरह वो तैयार हैं। बता दें कि आज से उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड ने अपनी 2024 की परीक्षा आज से शुरू कर दी है। इस बार 10वीं और 12वीं में कुल 2,10,354 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें 10वीं के 1,15,606 परीक्षार्थी, जबकि 12वीं में 94,748 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बता दें कि परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च पर समाप्त होंगी। 10वीं कक्षा में रेगुलर परीक्षार्थी की बात करें तो 1,13,281 परीक्षार्थी रेगुलर सम्मिलित होंगे, जबकि 2,325 प्राइवेट परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इस बार 10वीं में 1,15,606 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं 12वीं कक्षा में रेगुलर परीक्षार्थी 9,351 शामिल होंगे, जबकि प्राइवेट परीक्षार्थियों में 4,397। इस प्रकार इंटरमीडिएट के कुल 94,748 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वही 10वीं और 12वीं में कुल 2,10,354 परीक्षार्थी शामिल हैं। मैं 12 की छात्रा हूँ। आज हमारा हिंदी का पेपर है और डर भी लग रहा है कि हिंदी का पेपर जाएगा कैसे, पर एक्साइटमेंट भी है कि पेपर अच्छा जाए हमारा। आज उत्तराखंड के 1228 परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा देने के लिए आ चुके हैं। हिंदी इंटर का पेपर है और नकल विहीन परीक्षा हो और बच्चा तनाव मुक्त होकर के परीक्षा दे, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। गैरसैंण की जगह देहरादून में सत्र कराए जाने को लेकर के लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इसके विरोध में आज 27 फरवरी को कांग्रेस गैरसैंण में डमी सत्र चलाने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों ही होंगे। तो वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस सत्ता का लालच कभी नहीं छोड़ सकती। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस अच्छे से जानती है कि अब भविष्य में ना तो उनकी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा और ना मंत्री, तो उन्हें नौटंकी करने दो। का जो लालच है ना, वो कांग्रेस को छोड़ भी नहीं सकती है। अब उन्हें पता है कि जीवन में कभी ना मुख्यमंत्री बनना है ना मंत्री बनना है, तो डेमो से करते रहे, नौटंकी में माहिर है, एक नौटंकी वो थे।
विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी दल के विधायक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक को लेकर भाजपा पर आरोप लगाते नजर आ रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से वरिष्ठ विधायक खजान दास ने कहा कि विपक्षी विधायकों को भले ही ज्यादा नियम कानून आते हों, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान उन्हें भी है और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में पहले कई बार विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क करने का प्रयास किया गया, बात भी हुई, लेकिन उनकी तरफ से कोई सकारात्मक सहयोग नहीं दिया गया। जबकि सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री को निर्णय लेना ही था, इसलिए बिना विपक्ष के भी सदन का एजेंडा तय कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं, हम भी जानते हैं जिस तरह का नियम कानून वो जानते हैं, थोड़ी बहुत हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। हम उनको विश्वास में लेकर के सारा काम करना चाहते हैं, परंतु वो भी अपनी स्तर से सपोर्ट करें। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, जबकि विपक्ष का कुनबा बिखर रहा है। दरअसल 40 सालों से ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े अशोक वर्मा और उनके बेटे शिवा वर्मा समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा मुख्यालय देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में अशोक वर्मा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन भी थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का पार्टी में स्वागत किया है। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेता भाजपा से जुड़ रहे हैं। आज की ज्वाइनिंग का जो सबसे बड़ा फोकस था वो था ओबीसी जनप्रतिनिधि। आज ओबीसी से जुड़े हुए अशोक वर्मा जी हों, हरिद्वार से और ओबीसी की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़े हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने की जो हमने पहल की थी उसमें बड़ी संख्या में लगभग आज इस बात को भी मैं कह सकता हूँ बड़ी लंबे समय तक जो कांग्रेस के पृष्ठभूमि जुड़े रहे, आज वो मोदी जी के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री विकास पुष्कर सिंह धामी जी के कार्य को प्रभावित होकर दल के अंदर आ रहे हैं और अब ये क्रम हमारा सतत चलेगा। अभी 5 तारीख से मुख्यमंत्री जी और मेरा प्रवास सभी विधानसभा के अंदर है और लगभग मुझे लगा 20,000 की संख्या कांग्रेस और बसपा और सपा के ऐसे कार्यकर्ताओं के तो मतलब जुड़ेंगे। हरिद्वार लोकसभा में आज हजारों लोगों ने ज्वाइनिंग किया, पूरे प्रदेश से बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने किया और विशेष करके मैं हरिद्वार को कहना चाहता हूँ बीएसपी और कांग्रेस से बहुत बड़ी संख्या में उनके वरिष्ठ पदाधिकारीगण आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। आज जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, बीएसपी के प्रदेश स्तर के लीडर्स हूँ और चाहे कांग्रेस के प्रदेश स्तर के हूँ, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं और जो पूर्व में चुनाव लड़े हैं या जिनके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, वो हजारों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी हैं। खबरों की तरफ पहाड़ों की रानी मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतियां तैयार किए जाने को लेकर टिहरी लोकसभा के अंतर्गत मसूरी विधानसभा में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस के टिहरी लोकसभा प्रभारी व पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नेथानी द्वारा बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत की गई। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रसाद नेथानी को शॉल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अपनी पहचान बनाने वाले सेम्युअल चंद्र को भी प्रशस्ति पत्र और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मंत्री प्रसाद नेथानी ने कहा कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, वहीं भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। उन्होंने कहा कि टिहरी लोकसभा में 2500 पोलिंग बूथ हैं जिनको मजबूत किया जा चुका है। तक हमने टिहरी जिला, उत्तरकाशी जिला और देहरादून जिला इनमें जनपदवार मीटिंगें ले चुके हैं और अब विधानसभा वार हम बैठकें ले रहे हैं कि हमारी बूथ कमेटी हमारी पार्लियामेंट सीट पे जो टोटल जो बूथ हैं वो आपके 2,500 के करीब हमारे मतदान केंद्र हैं और उन मतदान केंद्रों में हमारी पार्टी पूरी तौर से मजबूती के साथ चुनाव कंटेस्ट करने के लिए तैयार है। हमारी सारी कमेटियां बन चुकी हैं।
देहरादून में लंबे समय से मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में स्थापित किए जाने की बाट जो रहे केंद्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड के ऐसे 5000 से अधिक मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्र बनाए जाने को लेकर के जियो जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब 5000 से अधिक मिनी केंद्र पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। साथ ही इन केंद्रों में एक कार्यकर्ता व एक सहायिका भी होगी। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने खुशी जताते हुए कहा कि लंबे समय से मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने की मांग उठ रही थी। ऐसे में अब राज्य के 5000 से अधिक मिनी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों की भावनाओं ने आज आकार लिया है और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के सहयोग से हमारी प्रदेश की मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो उच्चीकृत होने के शासनादेश जो है वो निर्गत हो गया है। निश्चित रूप से प्रदेश की 5115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो अब आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में जाने जाएंगे और हमारी मिनी आंगनबाड़ी बहनें अब वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगी। मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव घनानंद शर्मा ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण किया। गैरसैंण में विधानसभा भवन निर्माण होने से वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। गैरसैंण विधानसभा सत्र चलने से पहाड़ का विकास हो सकता था। कांग्रेस पार्टी ने पहाड़ के मुद्दों पर काम किया है। भाजपा सरकार पहाड़ का विकास नहीं चाहती। उत्तराखंड राज्य निर्माण में आंदोलनकारियों की अहम भूमिका रही। सरकार ने देहरादून में विधानसभा सत्र आयोजित कर शहीदों का अपमान किया। सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाया, उसका निर्माण किया। वहाँ के जनता को रोजगार मिला। वहाँ के लोगों को नजदीक विधानसभा होने से कोई उनकी समस्याएं दूर होंगी। जो पहाड़ की समस्याएं, मूलभूत समस्याएं थी, उनको जल्दी से जल्दी वो राजधानी तक पहुंचा पाएंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने पहाड़ की जनता के लिए काम किया था। आज की भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि पहाड़ का विकास हो। पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम में आए, इसके खिलाफ काम कर रही है और प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है, कपट कर रही है। वो केवल मैदानी क्षेत्रों का विकास चाहती है और पहाड़ी क्षेत्रों को एकदम मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना चाहती है। ये प्रदेश की भ्रष्ट सरकार है। जहां पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है, जिसको लेकर के किसानों के सभी संगठन केंद्र सरकार से मुखर दिखाई दे रहे हैं। इस आंदोलन में उत्तराखंड भी पीछे नहीं रहा, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर WTO के विरोध में उधम सिंह नगर के बाजपुर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान स्टेट हाईवे के किनारे WTO के पुतले के साथ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान लंगर की भी व्यवस्था की गई और इस दौरान किसान केंद्र सरकार से खासा मुखर दिखाई दिए। का कानून है, मोटी बात तो यही है वो सरकार वापस ले। बात तो इतनी और कोई बात नहीं, क्यों किसानों को दुखी कर रही सरकार, समझे बात नहीं आ रही। वहाँ गोलियां चल रही हैं, किसान शहीद हो रहे हैं, सरकार को अभी समझ नहीं आ रही और लोग दुखी हो रहे हैं। पूरे भारत में आज ट्रैक्टरों का ये जो प्रोग्राम है सड़कों पे खड़े करने हैं। अब देखो पूरी लाइन 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टरों की लाइन खड़ी है। क्यों खड़े हैं? ये दुखी हो गए खड़े किसान। सरकार को मान जाना चाहिए, क्यों नहीं सरकार मान रही? हमने पता नहीं क्या नुकसान कर दिया इसमें सरकार का। सरकार ने कानून बनाया एमसी का, तो सरकार वापस क्यों नहीं ले रही उसको, क्यों नहीं लागू कर रही उसको? उत्तराखंड के नैनीताल में एक वाहन राजभवन मार्ग से गहरी खाई में गिर गया। गाड़ी में 2 लोगों के मौजूद होने की सूचना है। SDRF की टीम के साथ स्थानीय लोग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। नैनीताल में मल्लीताल मस्जिद से राजभवन को जाने वाले मोटर मार्ग से ऊपर को जाते समय एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी जिस स्थल पर गिरी वह ऊपर और नीचे की सड़क के बीचों बीच जाकर फंस गई। घटना की सूचना के बाद कुछ स्थानीय लोग गाड़ी तक पहुंचे और उन्होंने वीडियो बनाया। बताया जा रहा है कि एक युवक का गंभीर हालत में रेस्क्यू किया गया है, जिसे प्राथमिक इलाज के लिए स्थानीय VD पांडे अस्पताल ले जाया गया, जबकि एक युवक की मौत हो गई। डिग्री कॉलेज के नीचे एक जो गाड़ी गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, इस सूचना पर थाना पुलिस, फायर सर्विस, SDRF सारी तत्काल मौके पर पहुंची। उसके और जनता की मदद से हम लोगों ने वहां से जो है
एक व्यक्ति घायल है, उसको निकाल के हॉस्पिटल भिजवा दिया है तथा एक कैजुअल्टी हो गई है, उसको भी निकाल लिया गया है और भी बाकी रेस्क्यू चल रहा है। बस अभी यहाँ 2 पेशेंट आए थे, जिसमें एक पेशेंट को प्राइमरी उपचार देकर हमने अंडर ऑब्जर्वेशन भर्ती कर लिया और दूसरा पेशेंट हमारे पास जब आया उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल अभी उसको कुछ माथे पर, नाक पर, पैरों में चोट आई है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए तो इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं। यूजुअली हम रोज ही वॉक करते हैं मॉल रोड में, तो हम आ रहे थे तो हमने दूर से देखा कि ऊपर से कोई पिकअप आ रही है गिरते हुए, तो हम अभी दौड़ते हुए हम आए, दोस्त के साथ आया मैं, तो मैंने देखा कि वहाँ गिरे, फिर हम नीचे से हम चढ़े ऊपर को, तो हमने देखा कि पिकअप अटकी पड़ी ऊपर और 2 लोग हैं उसमें, शायद बताया जा रहा है जैसे। उत्तराखंड में चारधाम की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बैठक में इस वर्ष होने वाली चारधाम यात्रा और यात्रियों की सुविधाओं के लिए 116.24 करोड़ का बजट पारित किया गया। साथ ही यात्री सुविधाओं के विकास के लिए वीकेटीसी प्रदेश सरकार को 10 करोड़ रुपए की धनराशि देगी। वीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि बजट में चारधाम की दृष्टिगत यात्री सुविधाओं पर जोर दिया गया है। मंदिरों का रखरखाव, जीर्णोद्धार सहित पूजा व भोग व्यवस्था, विश्राम गृहों की साज सज्जा, नवनिर्माण, ई ऑफिस की स्थापना, कार्यालय आवासों के निर्माण, कर्मचारियों के कल्याण पर भी जोर रहेगा। बजट पारित हुआ है, लगभग 116 करोड़ रुपए का पारित हुआ है और बजट में हमने मुख्यतः जो यात्री सुविधाएं हैं उनको लेकर के फोकस किया है। यात्रा मार्गों पर यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं हों, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो हमारे धर्मशालाएं हैं, विश्राम गृह हैं, उनके मरम्मतीकरण के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनमें सुधारीकरण के लिए, जो हमारे संस्कृत विद्यालय हैं उनमें भी सुधारीकरण के लिए, उसके अलावा केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर और भी अधिक व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हों, पेयजल की हो, शौचालय, रेंज शेल्टर। जोशीमठ में बीते शनिवार और रविवार को विश्व पर्यटक स्थल ओली में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद ओली में तकरीबन 1.5 से 2 फीट बर्फ की चादर बिछ गई। अब पहाड़ों में मौसम सुहावना हो गया है, चटक धूप खिल चुकी है, जिस कारण अब देश और विदेश से पहुंचे हुए सैलानी ओली का रुख कर रहे हैं और जमकर पूरे ओली का दीदार भी कर रहे हैं। आजकल कुछ दिनों से ओली में रिकॉर्ड तोड़ सैलानी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते ओली इस वक्त बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। यहाँ पर पहुंचे हुए पर्यटक जमकर बर्फबारी के साथ खेलते हुए अलग से देखे जा रहे हैं, तो वहीं एक और पर्यटक गढ़वाली एवं फिल्मी गानों में खूब थिरकते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं स्क्रीनिंग के शौकीन यहाँ पर खूब संख्या में देखे जा रहे हैं और जमकर स्क्रीनिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।